सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर, समायरा के पापा कौन हैं? सुहानी का ये सवाल सुनते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसका चेहरा जो अभी शांत था वो सीरियस हो जाता है। युवराज सीरियस होकर सुहानी से कहता है, समायरा के डैड अब जिंदा नहीं है। सुहानी समायरा से हमदर्दी जताते हुए कहती, बेचारी समायरा, एक तो उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, ऊपर से उसकी माँ उसे मारना चाहती है। सुहानी समायरा के बारे में सोचकर मायूस हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे याद आता है समायरा भी तो युवराज को मारना चाहती है। ये याद आते ही सुहानी को समायरा से हमदर्दी अब कम होने लगती है। सुहानी युवराज से फिर से सवाल करती, लेकिन युवराज सर, समायरा के पापा आखिर कौन थे? क्या वो भी रक्षा की तरह ही काला जादू करते थे? युवराज जानता था कि सुहानी अब यही सवाल करने वाली। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो आज सुहानी को समायरा और रक्षा के बारे में सब कुछ बता देगा। इससे पहले युवराज ने सुहानी को समायरा के बारे में कुछ ना बताने की जो गलती की थी, वह भी एक वजह थी कि सुहानी समायरा से नहीं बच पाई थी। युवराज कहता, हाँ, वो भी एक तांत्रिक ही थे। ये सुनकर सुहानी कहती, युवराज सर, आप मुझे पूरी बात बताइए ना, ये इंस्टॉलमेंट में क्यों बता रहे हैं? युवराज सामने देखकर ड्राइव करते हुए कहता है, रक्षा एक अनाथ लड़की थी और ऑर्फनेज में दूसरे अनाथ बच्चों के साथ रहती थी। जब वो कुछ बड़ी हुई तो ऑर्फनेज की एक बच्ची का मर्डर करके वहां से भाग गई। युवराज की बात सुनकर सुहानी शॉक्ड रह जाती और युवराज से कहती, युवराज सर, आपको ये बात कैसे पता चली? युवराज कहता, मैंने रक्षा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया था। युवराज के किसी भी सवालों का जवाब देने की आदत नहीं थी। वो केवल सुहानी ही थी जो युवराज से इतने सवाल कर सकती थी और युवराज पेशेंस के साथ उसके सारे सवालों का जवाब देता था। सुहानी उत्सुकता से कहती, फिर आगे क्या हुआ? युवराज आगे कहता है, ये जो हिमालय की पहाड़ियां हैं वो बहुत स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ कहीं अघोरी, साधु, तांत्रिक सभी अपनी साधनाएं करते हैं और उनका मानना है कि यहाँ की जाने वाले किसी भी तरह की साधनाएं जल्द ही सिद्ध होती हैं। रक्षा भी इन्हीं शक्तियों की खोज में हिमालय की पहाड़ियों की तरफ चली गई। यहाँ वो एक ऐसे ही बड़े ही सिद्ध तांत्रिक से मिली जो उम्र में उससे बहुत बड़े थे। रक्षा ने उनसे तंत्र विद्या सीखना शुरू किया और इस तरह से वो एक नॉर्मल लड़की से खतरनाक जादूगरनी बन गई। सुहानी युवराज की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। वो युवराज से पूछती, फिर समायरा कैसे हुई? युवराज कहता है, समायरा उस तांत्रिक और रक्षा की बेटी है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी हैरानी से कहती, तो क्या रक्षा ने उस तांत्रिक से शादी कर ली? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन दिए सामने देखते हुए कहता, उन्होंने शादी नहीं की थी। सुहानी समझ जाती है कि युवराज क्या कहना चाहता है। वो आगे कुछ नहीं कहती। युवराज आगे कहता है, मृदुला की तरह रक्षा भी शक्तियों के लालच में सब कुछ भूल चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसके गुरु के पास कितनी शक्तियां हैं। उसका बस चलता तो अपने गुरु को ही मारकर उनसे वो सारी शक्तियां ले लेती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसने उस तांत्रिक के साथ समायरा को जन्म दिया। रक्षा जानती थी कि उस तांत्रिक का और उसका बच्चा पहले से कई शक्तियों के साथ पैदा होगा और ऐसा ही हुआ भी। युवराज आगे कहता है, सच तो ये है कि रक्षा ने समायरा को जन्म ही सिर्फ इसलिए दिया था कि वक्त आने पर वो उसे मार सके। शक्तियों की भूख ने रक्षा को पागल बना दिया है। अब वो किसी भी हद तक जा सकती है। युवराज की बात खत्म होने पर सुहानी कहती है, लेकिन समायरा ने जब मुझे किडनैप किया था तब उसने मुझसे कहा था कि रक्षा को आपकी शक्तियां समायरा के लिए चाहिए थी। युवराज कहता, नहीं, रक्षा को मेरी शक्तियां अपने लिए चाहिए। उस रात जब रक्षा मेरी शक्तियां मुझसे लेने आई थी, अगर वो उसमें कामयाब हो जाती तो उसी रात रक्षा समायरा को भी मार देती, लेकिन उस साये ने रक्षा पर अटैक करके उसे घायल कर दिया और अनजाने में ही समायरा की जान बचा ली। सुहानी कहती है, लेकिन ये सब समायरा नहीं जानती ना? युवराज जवाब देता है, नहीं। सुहानी युवराज की फिक्र करते हुए कहती है, लेकिन वो आपको मारना चाहती है और आप ही उसे बचा रहे हैं। युवराज सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहता है, समायरा मुझे मेरी शक्तियां पाने के लिए नहीं मारना चाहती, बल्कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए और उससे भी बढ़कर उस साये को खत्म करने के लिए मारना चाहती है। मैंने कभी भी उसकी आंखों में शक्तियों का लालच नहीं देखा जो उसकी माँ की आंखों में दिखता है, इसीलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ। सुहानी युवराज का जवाब सुनकर उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो युवराज को बड़े प्यार से देखते हुए सोचती है, युवराज सर कितने अच्छे इंसान हैं। समायरा उन्हें मारना चाहती है, फिर भी उन्होंने समायरा को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी है। वो मुझे, निशा और विवेक को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी भी जताते नहीं। अब ऐसे इंसान से किसे प्यार नहीं होगा। युवराज इस वक्त ड्राइव करते हुए सामने ही देख रहा था, लेकिन उसे एहसास था कि सुहानी की नजर उस पर ही है। सुहानी का उसे इस तरह से देखना बेचैन कर रहा था। युवराज अपनी फीलिंग्स दबाते हुए थोड़ी सख्त आवाज में कहता है,
तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? युवराज की बात सुनकर सुहानी के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो कुछ सोचते हुए कहती, युवराज सर, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। युवराज कार ड्राइव करते हुए अजीब सी नजरों से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी युवराज से कहती, नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं, मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। युवराज कहता है, बिजनेस प्रपोजल? सुहानी युवराज से कहती, हाँ, मैं पापा की कंपनी फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज चौंक जाता है और कहता है, तो मिस्टर सक्सेना का बिजनेस फिर से करना चाहती हो? सुहानी कहती, हाँ, और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। युवराज कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं खुद अपने लिए एक बिजनेस कॉम्पिटिटर खड़ा करूं? युवराज को समझाते हुए सुहानी कहती, कॉम्पिटिटर्स नहीं, हम बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज को हंसी आ जाती और वो हल्की हंसी के साथ सुहानी से कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी डेट कंपनीज को फिर से खड़ा करूं? सुहानी ना में अपना सर हिलाते कहते, नहीं, मैं बस आपकी हेल्प चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकती और आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन है ना, तो आप मुझे बस गाइड कर देना। युवराज अपना अगला सवाल करता, और तुम इन्वेस्टर कहाँ से लाओगी? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, इन्वेस्टर्स? युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, तुम्हारे पास मिस्टर सक्सेना की प्रॉपर्टी के नाम पर करोड़ों की जमीन, बिल्डिंग्स, बंद फैक्ट्रीज और पुराने बिगड़े मशीन हैं, जिनसे तुम्हारे पास सारे पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इससे फिर से कंपनी शुरू करना बेहद मुश्किल है। सुहानी बड़ी मासूमियत से युवराज से पूछती है, मुश्किल कैसे है? युवराज जवाब देता, मुश्किल इसलिए है क्योंकि मिस्टर सक्सेना अपनी कंपनी 12 साल पहले रन करते थे। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तुम्हारी फैक्ट्री और उसके सारे मशीन एक तो कई सालों से बंद पड़े हैं और कई आउटडेटेड हो चुके हैं। तुम्हारा लगभग सारा स्टाफ दीवान इंडस्ट्रीज में आ चुका है। उस कंपनी को फिर से स्टार्ट करना बेहद रिस्की है और इसमें लॉस के फुल चांसेस हैं। सुहानी को युवराज की सारी बातें समझ आ जाती है और वो उदास होकर कहती है, तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? युवराज कहता है, रास्ता है, लेकिन हाईली रिस्की है। ये सुनकर सुहानी उदास होकर शांत हो जाती है। सुहानी बाकी के रास्ते में युवराज से एक शब्द भी नहीं करती और कार के बाहर जंगल की ओर देखने लगती है। युवराज बीच बीच में तिरछी नजर से सुहानी को देख रहा था। आज उसकी खामोशी युवराज को परेशान कर रही थी। कुछ देर के बाद युवराज घर आ जाता है और युवराज घर के बाहर अपनी कार रोकते हुए सुहानी से कहता है, सुहानी, तुम अंदर जाओ और बाहर मत निकलना, बाहर खतरा है। सुहानी युवराज की तरफ देखती और हाँ में अपना सर हिलाकर कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलती है। सुहानी को कार से बाहर जाते देखकर युवराज उससे कहता है, वैसे मैंने तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। सुहानी युवराज की तरफ पलटकर कहती है, क्या? युवराज सुहानी की ओर देखते हुए कहता है, वही बिजनेस पार्टनरशिप सक्सेना इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने के लिए। युवराज की बात सुनते ही सुहानी के चेहरे से गायब हुई स्माइल फिर से वापस आ जाती है और वो खुश होकर कहती है, क्या आप सच में मेरी हेल्प करेंगी? युवराज सुहानी को इस तरह से खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी उसके चेहरे से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी कोई भी देख सकता था। वो सुहानी से कहता है, हाँ। सुहानी कहते, लेकिन आपने तो कहा था कि हमें इन्वेस्टर्स मिलना मुश्किल है और ये रिस्की भी है। युवराज अपनी नजर सुहानी से हटाकर सामने देखते हुए कहता है, फंड्स की तुम चिंता मत करो और रिस्क से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वरी, सक्सेना इंडस्ट्रीज बहुत जल्द फिर से खड़ी हो जाएगी। युवराज की बात सुनकर खुशी से सुहानी की आंखों में नमी आ जाती है और उसके पास उसके असली मॉम डैड की कोई निशानी भी नहीं थी। वो बस सक्सेना इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा कर खुद को अपने मॉम डैड से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहती थी। अब तो सुहानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर युवराज ने कह दिया है तो सक्सेना इंडस्ट्रीज फिर से खड़ी हो जाएगी। सुहानी खुशी से युवराज की सीट की तरफ बढ़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। युवराज को गले लगाते ही सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, थैंक यू युवराज सर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू सो मच। युवराज सुहानी के मुंह से यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। सुहानी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो खुशी में क्या कह रही है और क्या कर रही है। उसने युवराज को जोर से पकड़ कर रखा था और युवराज के हाथ इस वक्त हवा में थे। कुछ देर तक सुहानी ने इसी तरह युवराज को हक किया होता। कुछ देर बाद जब उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो रही थी तो उसे अचानक से एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया और युवराज से क्या कहा है। जब युवराज को यह एहसास होता है तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट फिर से गायब हो जाती है और वो धीरे धीरे करके पीछे हटते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। युवराज इस वक्त सुहानी को एकटक देख रहा था। वैसे तो वो अपनी फीलिंग्स अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के पीछे आसानी से छिपा लेता था, लेकिन आज ये उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सुहानी अपनी हरकत से बहुत एम्बैरेस हो जाती है और युवराज से नजरें चुरा कर हकलाते हुए कहती, युवराज सर, वो मैं। इससे आगे सुहानी कुछ नहीं कह पाती और कार का दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती है।
सुहानी के वहां से जाते युवराज के एक्सप्रेशनलेस चेहरे में स्माइल आ जाती है। उसे इस बात का एहसास था कि अब उसकी और सुहानी के बीच की दूरियां कम होने लगी और वो खुद भी सुहानी को अपने करीब आने से नहीं रोकना चाहता था। उसे अब किसी भी इंजाम की कोई फिक्र नहीं थी। युवराज अब अपनी कार लेकर वापस से हॉस्पिटल के निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी समायरा। युवराज अब वापस से हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जैसे ही वो समायरा के प्राइवेट वार्ड के बाहर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके गार्ड्स और अर्नब के बीच बहस चल रही थी। अर्नब गुस्से में उन गार्ड्स को धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। युवराज अपने गार्ड्स को इशारा करके कहता है कि वो अर्नब को अंदर जाने दे और खुद भी उसके पीछे जाने लगता है। गार्ड्स के रास्ते से हटते ही अर्नब तेजी से समायरा के वार्ड के अंदर जाता है, उसके पास जाकर बैठ जाता है। अर्नब समायरा के सर पर हाथ रखता है और आसपास के इक्विपमेंट्स और मशीन से समायरा की हालत जानने की कोशिश करने लगता है। युवराज अर्नब की इस बेचैनी को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था। युवराज अर्नब से कहता है, एसपी सिंह, आर यू ओके? युवराज की बात सुनकर के अर्नब वहां से उठ जाता है और युवराज से पूछता है, क्या हुआ था यहाँ? वो सब क्या था जो मैंने यहाँ देखा? और वो औरत कौन थी और वो समायरा के साथ क्या कर रही थी? समायरा को किसने बचाया? युवराज को अर्नब की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अर्नब से कहता है, एएसपी सिंह, मुझे लगता है आपको अभी आराम करना चाहिए। अर्नब कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही समायरा के साथ रुकूंगा। युवराज कहता है, अब समायरा यहाँ नहीं रहेगी, हम उसे यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। अर्नब बौखलाहट के साथ कहता है, समायरा कहीं नहीं जाएगी, यही मेरे साथ रहेगी। युवराज अर्नब से कहता है, एएसपी सिंह, हमें समायरा को यहाँ से शिफ्ट करना ही होगा। यहाँ उसकी जान को खतरा है, हम उसे किसी महफूज जगह पर ले जाएंगे। युवराज की बात सुनकर अर्नब खुद को संभालते हुए कहता, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो समायरा मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये कहकर अर्नब समायरा के बेड के पास जाकर बैठ जाता और उसका हाथ अपने हाथों में थामकर उसके चेहरे को देखने लगता है। युवराज समायरा के बेड से थोड़ी दूर खड़े होकर अर्नब की इस बेचैनी को देख रहा था। वो इस वक्त अर्नब के अंदर के उन इमोशंस को समझ रहा था जिससे अब तक अर्नब खुद ही अनजान था। अर्नब युवराज से कहता, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो समायरा मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये कहकर अर्नब समायरा के पास बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में थामकर उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। युवराज अर्नब को इस तरह से बेचैन देखकर उससे कहता है, एएसपी सिंह, आई थिंक आपने कुछ देर पहले ही देख लिया है कि समायरा को कैसे लोगों से खतरा है और आप उनसे समायरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए समायरा की वो सेफ्टी के लिए यही बेस्ट है कि वो मेरे प्रोटेक्शन में रहे। अर्नब समझ रहा था कि युवराज इस वक्त बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो अब समायरा को खुद से दूर नहीं रहने देना चाहता था। अर्नब उठकर युवराज के पास चला जाता, उसके सामने खड़े होकर कहता, ठीक है, अगर आपको समायरा को अपने प्रोटेक्शन में रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर में। युवराज अर्नब की आंखों में देखते हुए कहता, आप समायरा के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अर्नब युवराज की आंखों में देखते ही जवाब देता है, यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। अर्नब की बात पर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस शांत खड़े होकर अर्नब को ऑब्जर्व करने लगता। अर्नब आगे कहता है, समायरा ने कई बार मेरी मदद की है और अब उसे मेरी मदद की जरूरत है, मैं बस उसका साथ देना चाहता हूँ। युवराज इस वक्त अर्नब से उलझना नहीं चाहता था और उसे ये भी पता था कि अर्नब समायरा का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। युवराज अर्नब की बात से एग्री होते हुए कहता, ठीक है एएसपी सिंह, आप समायरा को अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, मेरे गार्ड्स हर वक्त आपके घर में होंगे। अर्नब युवराज की शर्त सुनते ही कहता है, फाइन। युवराज अर्नब से कहता, ओके देन आप अपने घर जाइए, समायरा कुछ दिन में वहां पहुंच जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार अर्नब को युवराज पर भरोसा था। वो आगे बिना कोई सवाल किए उस कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नब के जाने के बाद युवराज समायरा को देखता है, शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे में गुस्से के भाव आने लगते हैं। युवराज बिना पीछे मुड़े कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। युवराज ये बात उससे कह रहा था जो इस वक्त ठीक युवराज के पीछे खड़ी थी। पीछे से एक औरत की आवाज आती है, मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उस औरत के ऐसा कहते ही युवराज पीछे मुड़ जाता है। वहां पद्मिनी सिंघानिया थी। पद्मिनी को वहां देखकर युवराज को गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पद्मिनी युवराज के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वो अभी काफी गुस्से में है। वो युवराज से थोड़ा करीब आकर कहती है, तुम्हें मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों आता है? युवराज पद्मिनी की आंखों में देखता हुआ कहता है, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। पद्मिनी नकली हंसी हंसते हुए कहती है, अच्छा, पर लोग तो कहते हैं कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। युवराज पद्मिनी से अपनी नजरें फेर लेता है। पद्मिनी भी अब युवराज के चेहरे से अपनी नजर हटाकर बेड पर बेहोश समायरा की ओर देखने लगती है।
समायरा को देखते ही पद्मिनी के चेहरे की वो नकली मुस्कान गायब हो जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही पद्मिनी समायरा की तरफ एक कदम बढ़ाती है, युवराज उसके सामने आ जाता है। युवराज पद्मिनी की आंखों में देखकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, सोचना भी मत। पद्मिनी भी अपने शब्द पर जोर देते हुए कहती, क्यों? युवराज पद्मिनी के चेहरे से अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है। पद्मिनी गुस्से में गुर्राते हुए कहते हैं, लेकिन इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। युवराज कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पद्मिनी कहते हैं, इट इज माई बिजनेस। तुम्हारी जान का दुश्मन मेरा दुश्मन है, याद है या भूल गए? युवराज फिर से पद्मिनी को कोई जवाब नहीं देता। युवराज को खामोश देखकर पद्मिनी फिर से समायरा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते तभी युवराज फिर से उसके सामने आते हुए कहता है, मैंने कहा ना, सोचना भी मत। युवराज का हर बार इस तरह से पद्मिनी को मना करना उसका गुस्सा और भी बढ़ा रहा था। वो युवराज से कहती है, मैं आज इसे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। युवराज कहता, और मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पद्मिनी युवराज से कहती, आखिर तुम उस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो जो होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारी जान ले लेगी? युवराज बहुत रुडली जवाब देता है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। आई होप तुम ये अच्छे से जानती हो। युवराज की बात सुनकर पद्मिनी समायरा की तरफ एक नजर देखती है और फिर युवराज की तरफ। इसके बाद गुस्से में उस कमरे से बाहर निकल जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन एक बार फिर से शांत हो जाता है। इधर युवराज के ड्रॉप करने के बाद सुहानी घर के अंदर आ जाती है। वो इस वक्त काफी नर्वस और एम्बेरस्ड लग रही थी। वो खुद को कोसते हुए घर के अंदर आती है। सुहानी परेशान होकर बड़बड़ाते हुए चल रही थी, सुहानी तू पागल है क्या? ये तूने अभी अभी क्या किया? युवराज सर को आई लव यू ये कहते ही सुहानी को वो रात याद आ जाती है जिस रात उसने युवराज को प्रपोज किया था। उस वक्त को याद करते हुए सुहानी कहती है, उस टाइम मैंने युवराज सर को प्रपोज कर दिया था, लेकिन आज तो मैंने हद ही कर दी। अब मैं उनको कैसे फेस करूंगी? एक काम करती हूँ, आज मैं पूरे दिन उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुहानी यही सब बड़बड़ाते हुए चल रही, तभी वो सामने से आते हुए अक्षय से टकरा जाती है। सुहानी बिना सामने देखकर इरिटेट होकर कहती, देख के नहीं चल सकते क्या? ये कहते ही सुहानी सामने देखती है तो वहां पर अक्षय खड़ा था। वो सुहानी से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सुहानी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम ठीक हो? अब सुहानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अक्षय से माफी मांगते हुए कहती, नहीं आई एम सॉरी, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। अक्षय कहता, एक्चुअली हम दोनों ही देखकर नहीं चल रहे थे। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम्हारे सर पे ये चोट कैसा? सुहानी अक्षय को जवाब देते हुए कहती, हाँ अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये छोटी सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अक्षय दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता, वैसे युवराज नहीं आया तुम्हारे साथ? सुहानी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती, नहीं, युवराज सर को कोई जरूरी काम था, इसलिए वो मुझे ड्रॉप करते ही चले गए। सुहानी का जवाब सुनकर अक्षय झूठी मुस्कान के साथ कहता, चलो फिर तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सुहानी भी अक्षय को एक स्माइल देती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती। सुहानी के जाते ही अक्षय का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो सीरियस होकर खुद से कहता है, युवराज फिर से चला गया। अगर वो घर में ही नहीं होगा तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूंगा? समायरा को अर्नब के घर शिफ्ट करके युवराज घर आ जाता है। युवराज को फिर से सुहानी और उसका वो मोमेंट याद आ जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ महीने पहले तक युवराज के चेहरे और पर मुस्कुराहट का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, लेकिन सुहानी के आने के बाद से युवराज ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। घर के अंदर आते ही युवराज की नजरें सुहानी को ढूंढने लगती है। उसे देखकर शुभ्रा कहती है, अरे युवराज बेटा, तुम आज घर में? युवराज कहता, हाँ, वो आज काम जल्दी खत्म हो गया। शुभ्रा युवराज पर शक करते हुए कहती, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? आज तक मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया हो और तुम घर पर आए हो। ये सुनकर युवराज झेप जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। शुभ्रा मुस्कुराते हुए कहती, चलो अब आ गए हो तो आज लंच घर में कर लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। तभी निशा और विवेक भी कॉलेज से आते हैं और शुभ्रा उन्हें भी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठा देती है, लेकिन युवराज की नज़र तो सुहानी को ही ढूंढ रही थी जो अभी तक वहां नहीं आई थी। शुभ्रा एक सर्वेंट से कहती है कि वो ऊपर जाकर सुहानी को लंच के लिए बुला लाए। इधर सुहानी अपने कमरे में बैठी थी। वो अभी तक इसी उलझन में थी कि वो अब युवराज सर का सामना कैसे करेगी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजा खुला हुआ था। सुहानी जब दरवाजे की तरफ मुड़कर देखती है तो वहाँ एक सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट सुहानी से कहता, मैडम, शुभ्रा मैडम आपको लंच के लिए बुला रही हैं।
लंच का नाम सुनते सुहानी खुश हो जाती है क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो उछलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है और फिर अचानक से उसके कदम वहीं रुक जाते। वो सर्वेंट से पूछती है, क्या युवराज सर नीचे हैं? सर्वेंट सुहानी से कहता, जी मैडम, युवराज सर नीचे ही हैं। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है और वह बहाना बनाते हुए कहती है, वो एक्चुअली मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। ये सुनकर वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो शुभ्रा से कहता, मैडम, सुहानी मैडम ने कहा कि उन्हें अभी भूख नहीं है, वो बाद में खा लेंगी। शुभ्रा कंफ्यूज होकर कहती, भूख नहीं है, लेकिन उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। शुभ्रा युवराज को देखते हुए कहती, युवराज, सुहानी ने हॉस्पिटल में कुछ खाया था क्या? युवराज कहता, नहीं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी खाने से इसलिए मना कर रही है क्योंकि वो अभी युवराज को फेस नहीं करना चाहती, लेकिन वो जानता था कि अभी सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे टाइम पर खाना खाने की कितनी जरूरत है। निशा शुभ्रा से कहते, आंटी, मैं सुहानी को बुला कर लाती हूँ। तभी युवराज अपनी जगह से उठकर कहता है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ, और सुहानी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। युवराज के ऐसा करने से निशा, विवेक और शुभ्रा चौंक जाते हैं और हैरानी से उसे देखते रहते हैं। युवराज सुहानी के दरवाजे पर आकर नॉक करता है। दरवाजा खुला था और सुहानी दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठी थी। सुहानी बिना पीछे मुड़े कहती, मैंने कहा ना, मुझे अभी भूख नहीं है। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता, भूख क्यों नहीं है? युवराज की आवाज सुनते ही अचानक सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे उसका युवराज को हक करना और आई लव यू कहना याद आ जाता है। सुहानी को पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह बेड पर खामोश बैठी रहती है। युवराज कमरे के अंदर आकर कहता है, मैंने पूछा तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है? सुबह से तो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। सुहानी युवराज से नजरें चुराते हुए कहती, वो मुझे भूख नहीं। युवराज सुहानी के सामने एक चेयर लगाकर बैठ जाता है। उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ, लंच ठंडा हो रहा है। सुहानी नर्वस होकर युवराज से कहती, युवराज सर, जो मैंने आपसे कहा था ना, वो जानबूझकर नहीं कहा था, बस मेरे मुंह से अचानक निकल गया। सुहानी की ये बातें सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो सुहानी को छेड़ने के लिए अनजान बनकर कहता, तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी घबराते हुए कहती, वो सुबह मैंने जो कार में आपसे कहा था। सुहानी युवराज के सामने सीरियस होकर याद करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी कहती, आपको याद नहीं? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता, नहीं। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी को लगता है कि शायद युवराज ने वो बात माइंड ही ना की हो, इसलिए वो बात अब युवराज को याद ही नहीं है। वो खुश होकर युवराज से पूछती, आपको सच में याद नहीं है? युवराज फिर से उसी तरह जवाब देते हुए कहता, नहीं। सुहानी खुश होकर कहती, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है, हम लंच करने जा सकते हैं। सुहानी बेड से नीचे उतर जाती है, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो दरवाजे की तरफ अपनी कदम बढ़ाती है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। वो और कोई नहीं, युवराज था। युवराज के ऐसे सुहानी का हाथ पकड़ने से सुहानी फिर से घबरा जाती है। तभी युवराज सुहानी के करीब आता है और उसके कान के पास आकर कहता, एक्चुअली मुझे याद आ गया कि तुमने सुबह कार में मुझसे क्या कहा था। ये सुनकर सुहानी झेंप जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानी अब आगे और एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।